गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम सी ए चिंतन मलकान। मैं आज आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो सालों से चलता आ रहा है, एजेस एंड एजेस से। हम सिर्फ उसको नाम अलग अलग दे सकते हैं, अलग अलग अकाउंट के नाम से बोल सकते हैं, लेकिन जो सालों से चलता आ रहा है, राजा का जमाना से चलता आ रहा है। बार्टर एक्सचेंज जिसे पहले कहते थे, एक हाथ दे एक हाथ ले, वो भी एक तरह का हिसाब ही था। हिसाब रखने के सिर्फ रीत बदल चुकी है। अकाउंटिंग हम बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं, आखिर में है तो वो हिसाब ही। ठीक है, बट जैसे ही चीजें बड़ी होती जाती है, हमें अकाउंट्स और बेटर मेंटेन करने पड़ेंगे, जिससे हम उन्हें और अच्छे से ट्रैक कर सके, और अच्छे से प्रेजेंट कर सके, और अच्छे से लोगों को बता सके कि कहाँ से पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है हमारा। सो दो चीज होती है कोई भी एक बिजनेस या कोई भी चीज करने के लिए। एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। जहां से ये सब चीजों की शुरुआत आप एक तरह से बोल सकते हैं किसी के दिमाग में होती है कि कैश फ्लो मतलब आज मेरे हाथ में जो पैसा है वो कितना है, वो मुझे और कितना आने वाला है, और वो कहाँ कहाँ पे जाएगा। फंड फ्लो वही है। फंड फ्लो मतलब जो कैश फ्लो है और फंड फ्लो है, उसमें फ़र्क इतना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे पास आने वाली है या हमारी इनकम है, लेकिन हमारे हाथ में नकद नहीं आई है। फंड फ्लो में वो गिना जाता है। लेकिन सो वो एक बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है जो हम आगे समझेंगे, जिसे हम कैश सिस्टम वर्सेस अक्रूवल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है? सो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए जो आपको जानना ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब हिसाब है और कुछ नहीं है। उसे प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, और बहुत सी कंट्रीज लोगों ने, सीनियर एक्सपीरियंस लोगों ने सालों से मिलकर एक प्रोसेस डेवलप किया है, और जिसके तौर पे आज के टाइम पे अकाउंटिंग होता है। सो अकाउंटिंग का स्टार्टिंग बेसिक जो है उसे हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। मतलब हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। अगर कुछ आ रहा है तो कुछ जा रहा है। डेबिट एंड क्रेडिट जिसे हम कह सकते हैं। अकाउंटिंग के तीन रूल्स है बेसिक। वन, हाँ, तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, और वही अकाउंट के टाइप के बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग के रूल्स है। सो पहला टाइप है पर्सनल अकाउंट्स, जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल है रियल अकाउंट, एंड थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट इज debit what comes in, credit what goes out. Nominal account is debit all income and expenses, credit all income, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. पहले अकाउंट से हम चालू करते हैं। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब जो किसी के नाम का है। आज चिंतन ने उमा को कुछ पैसे दिए। सो बुक्स में दो पहलू होते हैं, एक होती है चिंतन की बुक्स और एक होती है उमा की बुक्स। आज चिंतन ने उमा को 10,000 दिए। सो चिंतन के लिए एंट्री क्या हो गया? चिंतन के लिए उमा इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो चिंतन के बुक्स में डेबिट द रिसीवर, कैश जो है पर्सनल अकाउंट, उमा जो है पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट हो गई। एंड क्या जा रहा है? दूसरा अकाउंट का टाइप है हमारा कैश अकाउंट, जो है रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरा कैश जा रहा है तो मेरा क्रेडिट हो गया कैश अकाउंट। सो मेरे लिए एंट्री हो गया उमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वाइस वर्सा इन द बुक्स ऑफ उमा में अगर हम जाते हैं, सो उमा के लिए कैश आ रहा है तो कैश इज डेबिट। एंड क्योंकि उसके लिए भी रियल अकाउंट ही है कैश, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड चिंतन एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या चलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आई एम द गिवर, सो उमा के बुक्स में चिंतन एक क्रेडिट हो गया। सो उमा के बुक्स का एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू चिंतन अकाउंट। ये एक बेसिक है, आपको उतना समझने की, उसमें डीप अभी के लिए जाने की जरूरत नहीं है, बट फॉर एग्जांपल से एक था कि अकाउंट के तीन टाइप होते हैं, और हर एक टाइप ऑफ अकाउंट का एक बेसिक रूल है, और जिसी के ऊपर पूरा अकाउंटिंग चलता है। ठीक है? सो जो अभी हमने किया, एक ही अमाउंट का दो इफेक्ट, उसे कहते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम।
पहले के ज़माने में क्या होता था, सिर्फ कैश का हिसाब अगर हम रखते हैं, जो चोपड़ा, अगर आपने बहुत लोगों ने देखा होगा कहीं पे पुराने रेड कलर का बुक मेंटेन होता था, जो सिर्फ कैश का होता था, नकद आया, नकद गया, उसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, कि जहाँ पे सिर्फ एक ही जगह, लेकिन उसमें किसका आया, किसका नहीं आया, बहुत हिसाब मेंटेन करना तकलीफ होती थी। हर एक के नाम का अलग-अलग बुक्स मेंटेन होता था, 10 रजिस्टर, 15 रजिस्टर, 20 रजिस्टर मेंटेन होते थे। डबल एंट्री सिस्टम जब से आया तब से वो एक बेनिफिट हो गया कि एक साथ सब मेंटेन होता है, और ये सालों से जो चलता रहा वो सिस्टम इवॉल्व हुआ है। ठीक है? हिसाब रखने की जैसे कि बहुत सारी रीत है, मैंने आपको बताया, उसमें से एक ये प्रेवलेंट है और जो सरकार मान्य है और जो ग्लोबली इसे लोग फॉलो करते हैं और उसी के बेसिस पे होते हैं सब कुछ। हर एक कंट्री अगर अलग-अलग सिस्टम फॉलो करेगा, तो कल उठ के आपको फॉरेन से पैसा आया तो आप उसको कैसे हिसाब देंगे? आप कुछ समझाना और चाहते हैं, वो समझेंगे कुछ और। तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे भी अकाउंटिंग बॉडीज़ होती है, जहाँ पे ये सब स्टैंडर्ड्स डिसाइड होता है कि कोई चीज़ का हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स के लिए, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम कैश बेसिस वर्सेस एक्रूअल बेसिस पे, जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। आज सामान्य तौर पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप सेविंग्स इंटरेस्ट ले लीजिए और एफडी इंटरेस्ट ले लीजिए, ठीक है? एक आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, उसके अंदर आपका 1 लाख का बैलेंस चल रहा है, क्वार्टरली सेविंग्स का इंटरेस्ट आपको ड्यू हो गया समझिए, और आपको ₹2000 आपके अकाउंट में सीधा जमा हो गया। आपके अकाउंट में जमा हो गया और आपका बैंक बैलेंस बढ़ के 1,02,000 हो गया। उसी के सामने अगर आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट थी जो क्यूम्युलेटिव है, क्यूम्युलेटिव यानी जिसमें इंटरेस्ट आपको सीधा फिक्स्ड डिपॉजिट के मैच्योरिटी के प्रिंसिपल वैल्यू के साथ मिलेगा और खाते में टुकड़ों-टुकड़ों में जमा नहीं होगा, ठीक है? तो उन क्यूम्युलेटिव के केस में क्या होगा कि क्वार्टर एंड पे बैंक आपको सर्टिफिकेट तो देगा कि हाँ भाई तुम्हारा ₹2000 बन गया है, लेकिन ये हम आपको दे नहीं रहे। ये होता है अक्रूवल सिस्टम। अक्रूवल मतलब हाँ, आपके नाम पे चढ़ गया है, लेकिन आपके नाम पे जमा नहीं हुआ है। तो हम भी जब इनकम का रिकॉर्डिंग करते हैं, हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हमें बुक्स किस बेसिस पे बनाने हैं। हम कैश बेसिस पे बनाना चाहते हैं कि अक्रूवल बेसिस पे बनाना चाहते हैं। अगर कैश बेसिस पे बनाना चाहते हैं, तो समझिए कि मैं मेरा बैंक बैलेंस 1,02,000 बताऊँगा। और अक्रूवल बेसिस पे बताना चाहता हूँ, तो मैं 1,04,000 बताऊँगा। 1 लाख का बैंक बैलेंस है, 2,000 सेविंग्स का इंटरेस्ट जो पहले हमने गिना और 2,000 एफडी का इंटरेस्ट जो आया नहीं है लेकिन मेरे नाम पे चढ़ चुका है, सिर्फ जमा नहीं हुआ। तो ये फ़र्क होता है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। दूसरा कैश वर्सेस अक्रूवल का आपको एग्ज़ाम्पल लेना हो, तो टेलीफ़ोन का बिल ले लीजिए आप। आज आपका हमें 31 मार्च को अगर हमें बुक्स क्लोज़ करना है, ठीक है? तो टेलीफ़ोन मार्च का कभी भी हमारा कोई भी टेलीफ़ोन बिल यूजुअली ज़्यादातर तौर पे मिडल डेट से मिडल डेट पे होगा। कभी भी टेलीफ़ोन जो है आप देखेंगे कि महीने की 10 तारीख से चालू हुआ और अगले महीने के 9 तक है, या महीने के 15 तारीख से चालू अगले महीने के 20 तारीख तक, 14 तारीख तक है वैसे, ठीक है? तो आज आपका जो टेलीफ़ोन का बिल है, सबसे आखिर वाला, आप अगर मार्च 31 मार्च को अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास लास्ट समझिए आपका टेलीफ़ोन का साइकिल 10 तारीख से 9 तारीख का है कि अ, आपका पास 10 फरवरी से 9 मार्च का बिल आपको 15 मार्च को आता है। आप उसको 15 मार्च को पे कर देते हैं। लेकिन 10 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक का बिल आपको 15 अप्रैल को आएगा। अभी आप खड़े हैं 31 मार्च पे। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ साथ में, क्योंकि एक्सेल में ये मैं लिख के जाता हूँ साथ में, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा। ठीक है? अक्रूवल बेसिस वर्सेस कैश बेसिस अभी हम कर रहे हैं।
क्या क्या हमने जाना था? सेविंग्स इंटरेस्ट कैश बेसिस है, क्योंकि वो जैसे ही आता है हमारे खाते में जमा होता है। क्यूमुलेटिव एफडी वो अक्रूवल क्यों गिना जाता है? क्योंकि इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब हमारे पास ब्याज हमने कमाया है लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है। तो अगर हम 31 मार्च को देखेंगे तो 31 मार्च तक हम हमारे बैंक में जाएंगे, बोलेंगे हमें एफडी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। बैंक आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपके पास जो भी एफडीज थी वो कैश की थी या अक्रूवल की थी। अक्रूवल की थी, क्यूमुलेटिव एफडी थी यानी। और अगर क्यूमुलेटिव थी तो 31 मार्च तक आपकी हर एफडी में कितना ब्याज आपने कमाया है जो बैंक को आपको देना बाकी है। ठीक है। एग्जाम्पल टू जो हम बात कर रहे थे, टेलीफोन बिल। समझिए बिल साइकिल है 10 से लेके 9 तक। सो आप अगर एज ऑन 31 मार्च का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर क्लोजर माना जाता है। इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है 31 मार्च 2022, अभी करंट ईयर के लिए 23। इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। हर एक देश अपना अपना अलग फॉलो कर सकता है। सिंगापुर अलग फॉलो करेगा, यूएसए अलग फॉलो करेगा, यूनाइटेड किंगडम अलग फॉलो करेगा, यूरोप की हर एक कंट्री अपने अपने फॉलो अलग अलग करने के लिए कर सकती है। हर एक कंट्री अपना फॉलो करता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम इंडिया के तौर पे करते हैं तो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर गिना जाता है अप्रैल से मार्च। तो हमारा जो भी बुक्स का क्लोजिंग होता है वो 31 मार्च को होता है। ठीक है। अभी 31 मार्च को हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अभी आपके पास 10 फरवरी से लेके 9 मार्च 10 फरवरी से लेके 9 मार्च का बिल आपको आता है 15 मार्च को। तो आप ये बिल को बुक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है। थोड़ा इस एग्जाम्पल को मैं और आगे लेके जाता हूँ तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। ये बिल हमें मिला, बिल पेमेंट डेट। ठीक है। समझिए बिल को हमने पे कर दिया 20 मार्च को। तो इस बिल का, अगर मैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कर रहा हूं तो ये बिल का भुगतान मैंने किया है 20 मार्च को, तो इस बिल का एक्सपेंस में मेरे अकाउंट्स में लूंगा 20 मार्च को। लेकिन अगर ये बिल को मैं अक्रूवल बेसिस पे कर रहा हूँ बुकिंग, तो ये बिल का खर्चा मैं बुक्स में बुक करूंगा 15 मार्च को। ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट साइकिल जिसके लिए ये 10 मार्च टू 9 अप्रैल। साधारण सी बात है कि ये बिल हमें रिसीव होगा 15 अप्रैल को और ये हमने पे किया 20 अप्रैल को। ठीक है। तो ये बिल तो हमारे पास 31 मार्च के बाद आया है, तो हम क्या करेंगे? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक ये बिल का हमारा अकाउंटिंग नहीं होगा। हम ये खर्चा प्रीवियस ईयर का होते हुए भी, हमारे साल का 22-23 का होते हुए भी हम इसको नहीं ले पाएंगे। हम इसको लेके जाएंगे अगले साल में, क्योंकि हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम 31 मार्च पे आएंगे और समझिए ये बिल का अमाउंट है 100 रुपया। हम 31 मार्च को आएंगे। 31 मार्च को हम क्या एक्सपेंस बुकिंग करेंगे? टेलीफोन एक्सपेंस खर्चा, तो टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल। मतलब आपको मैंने तीसरा और एक अकाउंट बताया था, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैं आपके लिए एक बार ये सब भी यहाँ पे लिख देता हूँ।
ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं अक्रूवल 31 मार्च, हमने पे तो नहीं किया, उसका मतलब हमें बताना है हमारे बुक्स में कि ये देने वाला हूं। ठीक है। तो उसका फंडा क्या है? हमारे पास कभी भी आपने दो चीजें सुनी होगी, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा बनता है फॉर द ईयर के लिए, मतलब पूरे साल का हिसाब किताब। और बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट होता है, मतलब आज की तारीख, उस दिन पे मेरा क्या स्टेटस है। ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम हमारे एग्जाम्पल पे। अगर टेलीफोन एक्सपेंस आपने पे कर दिया, ठीक है, तो टेलीफोन एक्सपेंस आपका खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारा एंट्री क्या बनता है? टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, समझिए 100 रुपया है, लेजर डेबिट क्रेडिट। और क्रेडिट क्या करेंगे हम? सही पकड़ा, कि क्योंकि हम कैश पेमेंट करें तो मेरा कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। तो मेरा कैश जा रहा है, तो कैश मेरा क्रेडिट हो गया। एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो जा रहा है। अभी अगर हम अक्रूवल बेसिस पे रहते और हम है 31 मार्च पे, जहाँ पे हमने ये एक्सपेंस एक्चुअल में पे नहीं किया है, लेकिन हमें उस बुक्स में बताना है कि ये मेरा खर्चा है जो अब तक मैंने पे नहीं किया है, लेकिन मैं पे करने वाला हूं। और क्योंकि ये मैं जिस टेन्योर के लिए बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं उस टेन्योर का है, मुझे ये खर्चा आपको बताना जरूरी है। ठीक है। उसका मतलब क्या हो गया? टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट एक है और दूसरा है टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल। उसे हम कुछ भी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल पेएबल अकाउंट जो भी बोलिए, एक पेएबल अकाउंट आपका खड़ा करना है आपको अक्रूवल के बेसिस पे। ठीक है। अभी खर्चा तो जो है वही रहने वाला है। ठीक है। अभी आते हैं हम कि क्रेडिट क्या होगा। ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एक आपका एक्सपेंसेस के तौर पे ये डेबिट हो गया टेलीफोन। पेएबल अकाउंट क्योंकि लायबिलिटी है, एक दूसरा नियम आपके लिए, लायबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। एक होता है आपका एसेट और एक होता है आपका लायबिलिटी। एसेट डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। एक तरह से आप कोई भी एक्सपेंस पेएबल अकाउंट को एक रियल अकाउंट के तौर पे आप देख सकते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरा जो जाने वाला है। ठीक है। उस बेसिस पे भी हम उसे करते हैं, लेकिन पेएबल को याद रखने का आसान तरीका ये होता है कि एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। मैं एक लायबिलिटी खड़ी कर रहा हूँ जो फ्यूचर में मुझे पे करनी है। तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल अकाउंट। इन सब का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में जो पोस्टिंग होता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। आज के लिए हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं कि दो अकाउंटिंग सिस्टम क्या होती है, अकाउंटिंग कैसे होता है। अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, लेकिन आपकी सहूलियत और समझ में आपको थोड़ा आसानी हो इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जो हमने ऊपर का एग्जांपल लिया था, ठीक है, सेविंग्स इंटरेस्ट, इसका अगर आप मुझे एंट्री बता दें, ठीक है, मैं आपको एक एंट्री बता देता हूँ सिर्फ, क्योंकि हम उस टॉपिक पे हैं तो उस टॉपिक को क्लोज करते हैं। बैंक इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, क्या है वो? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट आपका इनकम है। ठीक है। तो बैंक इंटरेस्ट, वो आपका हो गया, समझिए 10 रुपया या 2,000 रुपया, हमने जैसे एग्जाम्पल में हमारे 2,000 रुपया बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट। और किस में आया? बैंक में आया। बैंक क्या है? एसेट है। एसेट को हम लायबिलिटी रियल अकाउंट के तौर पे ही देखते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। ठीक है। एसेट एंड लायबिलिटी जो बैलेंस शीट अकाउंट है उन्हें हम रियल अकाउंट के तौर पे देखते हैं। सो डेबिट व्हाट कम्स इन,
बैंक में आया, बैंक एसेट है, एसेट्स डेबिट। तो आप रियल में तौर पे एक यहाँ पे इससे अनसेड रूल भी लिख सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड assets have debit balance, credit what goes out and liabilities have credit balance। ठीक है, सो बैंक इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो एक इनकम है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, एंड किस में आया, बैंक में आया। बैंक बैलेंस समझिए, हमारा बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो एचडीएफसी बैंक का बैलेंस बढ़ गया। एचडीएफसी बैंक इज रिसीवर एंड ऑल्सो रियल अकाउंट वाइज भी हो जाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, तो बैंक बैलेंस हमें बढ़ाना है, बैंक बैलेंस डेबिट हो। अभी आते हैं क्यूमुलेटिव एफडी पे। हमारा एफडी खुद एक एसेट है, ठीक है। अभी एक इंटरेस्ट है जो हमें नहीं मिला है, वो इनकम अभी तक नहीं हुआ है, वो हमें इनकम रिसीवेबल, जैसे हमने एक्सपेंस पेएबल बुक किया वैसे ही हमें इनकम रिसीवेबल भी बुक करना है, ठीक है। तो एक है आपका सबसे पहले इनकम, बैंक इंटरेस्ट, वो तो फिक्स है क्योंकि वो इनकम है, समझिए 2000 रुपये वो हो गया। लेकिन आने वाला किस में है, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो ना तो मेरे एफडी में जुड़ा है अभी के लिए, ना तो मेरे बैंक बैलेंस में जुड़ा है, वो बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल है। आप उसको यहाँ पे एफडी के नाम पे भी डाल सकते हैं, एफडी इंटरेस्ट रिसीवेबल जो भी अकाउंट है वो आपका एक एसेट बन गया है, वो ऐसा पैसा है, एंड एसेट्स है डेबिट बैलेंस, यस, ठीक है। तो ये बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट हो गया। ये आपके हो गए दो एग्जाम्पल, कैश सिस्टम वर्सेस अक्रूवल सिस्टम, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग चलता है। कैश माने असल में जब नकद का हिसाब किताब लेन देन होगा, हम तभी उस किसी ट्रांजैक्शन को हुआ समझेंगे। अक्रूवल मतलब जिस दिन पे उसे होना चाहिए, असल में नकद की लेन देन हो ना हो, जिस दिन पे वो हुआ है मैं उसे उस दिन का गिनूंगा, ठीक है। वो हो गया हमारा कैश वर्सेस अक्रूवल। अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपने कुछ चीजें सुनी होंगे, आपके पास क्या ऑप्शन होता है, एक होता है सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, जिसे पहले हम, ये नया सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 में है, कंपनीज एक्ट 1956 में हम उसे सेक्शन 25 कंपनीज कहते थे, ठीक है। दूसरा है एनजीओ, फिर है ट्रस्ट, फिर है सोसाइटी, फिर आपने सुना होगा एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अपने ये सारे टर्म्स आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जब भी आप इसमें आना चाहते हैं, आपने सुना होगा कि हमें कैसे सेटअप करना चाहिए, सही चीज है। ये सारी चीजों में से सिर्फ एक सेक्शन 8 कंपनीज जो होती है, ये इनकॉर्पोरेट होती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। एंड कंपनीज, ये सब के भी अपने अपने रूल्स है, लॉज है, एक्ट्स है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 अकेला ही एक ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है एंटिटी शुड फॉलो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ अक्रूवल बेसिस का ही ऑप्शन है, आप कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं कर सकते। जबकि इन चारों में आपके पास ऑप्शन है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपके टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इनकॉर्पोरेशन एज पर, एक होता है इनकॉर्पोरेशन, एक होता है ओवरव्यूइंग बॉडी। आपको जिस नाम से उसे समझना है वैसे समझ सकते हैं। हम कहेंगे
ओवर व्यूइंग स्टैट्यूटरी ठीक है, ये आपका हो गया कैश वर्सेस अक्रूवल।